वेरी गुड इवनिंग गाइस, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं आरपी मिश्रा दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, सुपर टीटी के लिए देखिए दोस्तों, आपको आप में से कुछ लोग कह रहे हैं सर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस दीजिए, लेकिन दोस्तों अगर आप देखो तो मैं आपको सेक्शन वाइज प्रैक्टिस लगातार दे ही रहा हूं। तो चलिए एक बार देखते हैं दोस्तों, निम्न में से सही जोड़े का चयन करें। एक बार देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन दोस्तों आपने देखा होगा, आपके सुपर टीटी में एक चैप्टर है प्रबंधन एवं शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो दोस्तों यह जो टॉपिक है वो देखेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से है दोस्तों। तो निम्न में से सही जोड़े का चयन करें। एक बार देखेंगे, पहला वैज्ञानिक प्रबंधन, क्या एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया है। बी प्रशासनिक प्रबंध, हेनरी फेयोल ने दिया है। सी नौकरशाही प्रबंधन, क्या एल्टन मेयो ने दिया है। देखेंगे दोस्तों, यह क्वेश्चन दोस्तों सुपर टीटी में लास्ट टाइम आया था और उसमें वैज्ञानिक प्रबंधन पूछा था। और दोस्तों मैंने तीन प्रमुख है दोस्तों और तीनों को ले लिया है। जैसा आपको लगातार बोल रहा हूं दोस्तों कि इन क्वेश्चंस का टारगेट, आप इन्हें वन लाइनर बनाकर प्लीज़ अपनी कॉपी में लिखें। इन क्वेश्चंस का टारगेट आपके नॉलेज को चेक करना नहीं है, बल्कि फैक्ट आपको ट्रांसफ़र करना है। तो दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंधन के ऑफ कोर्स जनक थे एफ.डब्ल्यू. टेलर। उन्होंने कहा काम को वैज्ञानिक विधि से बांटा जाना चाहिए। आदमी आदतन आलसी होता है, कर्मचारी। एक क्षमता बनाई जानी चाहिए कि 8 घंटे में आप इतना काम कर सकते हो और हर व्यक्ति की क्षमता के अनुसार उसे भरपूर काम दिया जाना चाहिए और उसको बिजी रखना चाहिए। और दोस्तों उसकी जगह प्रशासनिक प्रबंध का सिद्धांत, जिसमें आपको थोड़ा सा बता देना चाहूँगा, 14 सिद्धांत दिए हैं प्रशासनिक प्रबंध के हेनरी फेयोल ने। और नौकरशाही या ब्यूरोक्रेटिक जो मैनेजमेंट होता है दोस्तों, वह एल्टन मेयो की देन है दोस्तों। इसलिए आप समझ ही गए होंगे गाइज, इसका सही उत्तर है दोस्तों डी फॉर डेनमार्क, अर्थात इसके सारे ऑप्शन सही है। फिर से सुनेंगे, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर, जिसे हम फ्रेडरिक डब्ल्यू. टेलर कहते हैं। प्रशासनिक प्रबंध के जनक हैं हेनरी फेयोल और नौकरशाही प्रबंधन के जनक हैं दोस्तों एल्टन मेयो। इसलिए दोस्तों आप समझ गए होंगे इसके सारे ऑप्शन सही हैं दोस्तों। अगली दोस्तों फिर से एक तगड़ी परिभाषा एक बार देखेंगे थोड़ा सा। मूल्यांकन वह क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है तथा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। यह परिभाषा किसने दी है दोस्तों? यह भी दोस्तों मूल्यांकन की एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। चलिए एक बार देखते हैं। ऑप्शन ए मॉरिसन, ऑप्शन बी एचिसन, ऑप्शन सी कोठारी आयोग, ऑप्शन डी दांडेकर। देखिए दोस्तों आपको थोड़ा सा बता दूं, भारतीय एग्जाम्स में दांडेकर, मॉरिसन और कोठारी आयोग की परिभाषाएं बहुत आती दोस्तों। मैं आगे के लेक्चर्स में उनको भी लेना चाहूँगा, पर दोस्तों इसमें ये वाली परिभाषा सबसे ज़्यादा आती है। और यह परिभाषा मूल्यांकन की 1964 में जो भारतीय शिक्षा आयोग बना था, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहीं कहीं होता है दोस्तों, 1964 से 66, जिसे हम दौलत सिंह कोठारी आयोग कहते हैं दोस्तों, उसी का यह डेफिनेशन है। एंड द राइट आंसर इज गाइस सी फॉर चेन्नई, यस करेक्ट। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। शिक्षण एक, फिर से दोस्तों एक महत्वपूर्ण परिभाषा, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य को समाज, विद्यालय, मित्रों, परिवार, पत्र पत्रिकाओं द्वारा जीवन में समायोजन करना सिखाया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है दोस्तों मेरा मानना है कि यह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है। मतलब यह, अगर आप इस डेफिनेशन को हल्का सा मैं व्याख्या दूँ तो ये क्या कह रहा है कि मतलब केवल विद्यालय में ही नहीं, मित्रों द्वारा, माता पिता द्वारा, समाज द्वारा, परिवार द्वारा, मतलब हमारे पास शिक्षण सीखने के या पढ़ने के कई स्रोत हैं। कुछ औपचारिक हैं जैसे विद्यालय, हमारे मित्र भी हमें कुछ सिखाते हैं, हमारे माता पिता भी सिखाते हैं दोस्तों। इसलिए औपचारिक अनौपचारिक दोनों स्रोतों को यह डेफिनेशन शामिल करती है। तो चलिए एक बार देखते हैं यह परिभाषा किसने दी है। ऑप्शन ए वी के पासी, ऑप्शन बी रॉयबर्न, ऑप्शन सी बर्ट
कर्टन, ऑप्शन डी पाठक एवं त्यागी। तो दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है दोस्तों वो है पाठक और त्यागी। दोस्तों परफेक्ट डेफिनेशन, आप खुद जब इसको एक बार ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो आप खुद समझ जाएंगे कि यह डेफिनेशन दी है पाठक एवं त्यागी ने। आप आराम से इसको लिख लीजिएगा दोस्तों। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, श्यामपट्ट कौशल में क्या महत्वपूर्ण है। दोस्तों एक बार देखेंगे श्यामपट्ट कौशल में क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए स्पष्ट लेखन, ऑप्शन बी बाएं खड़े होना, सी ऊपर से नीचे की ओर मिटाना। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे लिखना की जगह मिटाना होना चाहिए दोस्तों, ऊपर से नीचे की ओर मिटाना, डी उपरोक्त सभी। देखेंगे दोस्तों नीचे की ओर मिटाना, मैं थोड़ा इसको करेक्ट कर रहा हूँ, मिटाना, आप मिटाना करेक्ट कर लीजिएगा। देखेंगे दोस्तों, अब देखिए दोस्तों सिंपल सी बात क्या है कि आपने श्यामपट्ट, जरा आप खुद सोचिए दोस्तों, यह काफ़ी श्यामपट्ट कौशल कई एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। इसे हम ब्लैक बोर्ड कैसे समुचित उपयोग करें ब्लैक बोर्ड का, तो देखेंगे दोस्तों पहला पॉइंट है स्पष्ट लेखन, बी बाएं खड़े होना, सी ऊपर से नीचे की ओर मिटाना, डी उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों सिंपल सी बात क्या है कि आपने गलत लिखा है कि सही लिखा है, जरा खुद सोचिए। यह तो बाद में पता चलेगा, पर पता भी तो तभी चलेगा जब पढ़ने लायक होगा। इसलिए दोस्तों सही गलत का मुद्दा तो बाद में आएगा। इसलिए दोस्तों श्यामपट्ट कौशल में जो सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि आप साफ साफ लिखें। दूसरा बाएं खड़े हो, बाएं कोने में खड़े रहें ताकि पूरा अभी नहीं कि श्यामपट्ट के बीच में खड़े होकर पढ़ा रहे, बच्चा समझ नहीं पा रहा पीछे क्या लिखा है। तो श्यामपट्ट के हमेशा एक रूल है दोस्तों, इसे एक श्यामपट्ट शिष्टाचार कहते हैं, श्यामपट्ट के हमेशा लेफ्ट में खड़े हों। ऊपर से नीचे की ओर मिटाना दोस्तों इस बात का अर्थ है कि अगर हो सके, ध्यान से सुनेंगे, अगर हो सके तो आप उसे ऊपर से नीचे की ओर इसलिए मिटाएं कि अगर आप इसे ऊपर से नीचे की ओर मिटाते हैं दोस्तों तो बच्चा, देखिए दोस्तों जैसे हम फटाफट फटाफट लिखते हैं, छोटा बच्चा जो प्राइमरी में होगा वो इतना तेज थोड़ी लिखता है, आराम आराम से लिखता है। तो आप ऊपर का मिटाते रहोगे तो नीचे वाला दोस्तों धीरे धीरे क्या करता रहेगा, लिखता रहेगा। दोस्तों मुझे यकीन है आप समझ गए हैं दोस्तों, इसका उत्तर है डी फॉर डेनमार्क। सही उत्तर है दोस्तों डी फॉर डेनमार्क। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों फिर से एक जबरदस्त, देखिए दोस्तों आज से लगातार आपको फैक्ट डेफिनेशन दोनों दी जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे दोस्तों, शिक्षण कौशल अधिगमकर्ताओं को सुगमता प्रदान करने की दृष्टि से संपन्न की गई बौद्धिक क्रियाओं का समूह है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए एलन गेज का, ऑप्शन बी मैकिंटर एंड वाइट का, ऑप्शन सी वीके पासी का, ऑप्शन डी रॉस का। तो एक बार देखेंगे दोस्तों, पहला एलन गेज, दूसरा मैकिंटर वाइट, तीसरा वीके पासी, डी रॉस। देखिए दोस्तों शिक्षण कौशल एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके, मतलब इस चैप्टर का नाम भी शिक्षण कौशल है और ये आपके शिक्षण कौशल के ही सिलेबस में आता है। तो देखिए दोस्तों आपको अगर देखा जाए तो इसमें 3 बड़ी परिभाषाएं हैं दोस्तों, एक एलन गेज की, एक मैकिंटर एंड वाइट की, एक वीके पासी की। तो दोस्तों मैंने पिछले ही लेक्चर्स में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एलन गेज की परिभाषा ले ली थी दोस्तों, और यह परिभाषा जो आज की दोस्तों है कि शिक्षण कौशल अधिगमकर्ताओं को सुगमता प्रदान करने की दृष्टि से संपन्न की गई बौद्धिक शैक्षिक क्रियाएं यहाँ होना चाहिए दोस्तों, शैक्षिक क्रियाओं का समूह है, यह कथन दोस्तों है मैकिंटर एवं वाइट का। दोस्तों सही उत्तर है मैकिंटर और वाइट। मैं किसी आगे के लेक्चर में दोस्तों वीके पासी की भी डेफिनेशन लूंगा। तो द राइट आंसर इज गाइज मैकिंटर एवं वाइट। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर, भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का विधेयक सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है ए गोखले ने, बी गांधी जी ने, सी रविंद्रनाथ टैगोर ने, डी अरबिंदो घोष ने। देखिए दोस्तों भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का विधेयक सबसे पहले आपको बता दूं 1911 में आपने शायद पढ़ा होगा बीटीसी में, इसे हम गोखले विधेयक कहते हैं। और सबसे पहले 1911 में यह विधेयक यद्यपि पेश किया गया पर हार गया क्योंकि ज़्यादातर लोग इसके पक्ष में नहीं थे। लेकिन दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यह उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी, जो आज आप देख रहे हो यह बहुत सालों पहले ही गोखले ने अंग्रेज़ों से मांग की थी दोस्तों। तो इसे दोस्तों 1911 से देखिए दोस्तों गोखले एक महान ज्ञाता थे और आप जानते हैं गांधी
जी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे दोस्तों। तो दोस्तों सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। तो द राइट आंसर इज गाइज ए फॉर अमेरिका। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या पर सबसे पहले किस समिति ने चिंता प्रकट की? ऑप्शन ए यशपाल समिति, बी कृष्णमूर्ति समिति, सी हरटोंग, यहाँ पे हरटोंग होना चाहिए, हरटोंग समिति, डी रेड्डी समिति। तो चलेंगे दोस्तों भारतीय, देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन भी सुपर टीटी में भी आ चुका है 2018 वाले में। पहले जान लीजिए दोस्तों, उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा, पहले तो आप जान लीजिए अपव्यय एवं अवरोधन क्या है। सुपर टेट 2018 में क्वेश्चन इस तरह से आया था कि अपव्यय एवं अवरोधन क्या है दोस्तों। तो एक बार ध्यान से सुनेंगे, अपव्यय और अवरोधन सुनेंगे। पहला दोस्तों देखिए अपव्यय क्या होता है, जैसे आप देखिए, जैसे आप देखते हो मिड डे मील योजना। हाँ, अब आप सोचिए जैसे 50 लोगों का खाना बनता है, स्कूल में 40 लोग आए, समझते जाइए। अब रसोई वाला खाना तो 50 का ही बनाएगा, पर क्योंकि 40 लोग स्कूल तक नहीं पहुँचे, फिर भी उनके हिस्से का खाना बना और खा लिया गया, फिर भी उनके हिस्से का खाना बना और खा लिया गया दोस्तों, क्योंकि यह सही व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाया, क्योंकि यह सही व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाया, इसलिए यह अपव्यय है। और कोई बच्चा लगातार एक ही क्लास में फेल हो रहा है दोस्तों, तो वह केवल फेल ही नहीं हो रहा है, बल्कि उसने अगर वह पास होता तो दूसरे बच्चे भी पास हो सकते थे, इसलिए उसने कुछ बच्चों की सीट रोक ली है। इसलिए अवरोधन क्या होता है दोस्तों? रोकना। यह दोस्तों यह महान विचार 1929 में गठित एक समिति थी जिसका आपने नाम सुना होगा, फिलिप हरटोंग समिति। सो दोस्तों राइट आंसर इज सी फॉर चेन्नई, हरटोंग समिति। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय मानक कितने मिनट का है? देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन भारत के कई एग्जाम्स में आ चुका है। सूक्ष्म शिक्षण, जिसे आप माइक्रो टीचिंग कहते हैं दोस्तों, कुछ और फैक्ट्स बता दूं, इसकी शुरुआत दोस्तों अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई और इसके जनक हैं दोस्तों आपके DWLN। और दोस्तों आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सूक्ष्म शिक्षण के 2 चरण है दोस्तों, दो चक्र के 2 अलग अलग टाइम है दोस्तों। देखिए दोस्तों एक टाइम है 42 मिनट का, पर जो भारतीय NCERT मानती है दोस्तों, यह चरण 36 मिनट का है दोस्तों। कितने मिनट का है? 36। थोड़ा आपको हल्की सी व्याख्या दे देता हूँ। पहला चरण है दोस्तों, जो सबसे पहला चरण है वो है शिक्षण का। कितने का है दोस्तों? शिक्षण का। मैं हल्का आपको समझाता हूँ, थोड़ा यहाँ पे लिखना इतना आसान नहीं है। शिक्षण है 6 मिनट का दोस्तों। अगर आप देखो यह है चरण नंबर 2 एक। फिर दूसरा है दोस्तों प्रतिपुष्टि। देखिए दोस्तों प्रतिपुष्टि, और दोस्तों प्रतिपुष्टि भी 6 मिनट की है। अब जरा सोचिए दोस्तों, 6 मिनट में कोई टॉपिक पढ़ाना क्या आसान है? गलतियां तो रहेंगी दोस्तों, इसलिए फीडबैक के लिए भी 6 मिनट जाएगा। अब जरा दोस्तों देखिए ध्यान से, अब जब प्रतिपुष्टि दी जाएगी तो कुछ कमियां पता चलेंगी, तो फिर से सुधारने के लिए फिर से योजना बनेगी। इसे हम पुनर्योजना कहते हैं। मैं हल्का सा लिख रहा हूं। और पुनर्योजना दोनों के बराबर होती है 12 मिनट की दोस्तों। कितने मिनट की होती है? 12 मिनट की होती है। ध्यान से देखिए, 6 6 12 12 24। और उसी के बाद इसी सत्र को दोहरा दिया जाता है, पुनर्शिक्षण पुनर्प्रतिपुष्टि। तो अगर आप देखोगे 6 मिनट का पुनर्शिक्षण हो गया, 6 मिनट की पुनर्प्रतिपुष्टि हो गई। तो अगर दोस्तों आप टोटल जोड़ दोगे तो यह टोटल कितने मिनट का हो जाएगा दोस्तों? तो सही उत्तर है दोस्तों 36 मिनट। कितने मिनट होगा दोस्तों? 36 मिनट। यह इंपॉर्टेंट रहेगा गाइज। तो मैंने आपको हल्का सा चक्र भी बता दिया। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। NCF 2005 में कुल कितने अध्याय हैं दोस्तों? यह मैंने फैक्ट के तौर पे क्वेश्चन लिया है दोस्तों। तो NCF 2005 दोस्तों जो एक महान महाकाव्य है आधुनिक शिक्षण का, आधुनिक शिक्षा में परंपरावादी या बकवास रटंत ज्ञान के खिलाफ NCF 2005 एक वरदान है जो भारत के तमाम एग्जाम्स में आता रहता है दोस्तों। यह फिलहाल फैक्ट आधारित क्वेश्चन है। NCF 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी
सॉरी ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों आपको बता दें एनसीएफ 2005 में कुल 5 अध्याय हैं और 2 परिशिष्ट हैं दोस्तों। ध्यान से सुनेंगे, 5 अध्याय हैं, मैं हल्का सा दिखा रहा हूँ आपको। 5 अध्याय है और 2 परिशिष्ट है दोस्तों। क्या है? परिशिष्ट है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा गाइस डी फॉर डेनमार्क। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। आरटी 2009 के अनुसार अध्यापकों के प्रमुख कर्तव्य क्या हैं दोस्तों? सॉरी, आरटी 2009 के अनुसार अध्यापकों के प्रमुख कर्तव्य क्या हैं? ऑप्शन ए नियमितता एवं समय पालन, बी समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना, सी प्रत्येक बच्चे की क्षमता का आकलन, डी उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, आरटी जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसकी धारा 24 में, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य बताए गए हैं दोस्तों। तो आपको चलिए आपको बता, देखिए दोस्तों, जैसा फिर से बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चंस का टारगेट बस आपको फैक्ट देना है। तो एक बार सुनेंगे, ऑप्शन ए पूरी तरह सही है दोस्तों, नियमितता एवं समय पालन। मतलब एक तो आपको रेगुलर स्कूल आना है, वो भी समय पे आना है। मतलब रेगुलर करते नहीं कि आप रात को 9 बजे जाके प्रिंसिपल को फोन कर रहे हो, नहीं साहब मैं तो गुरुजी मैं तो सर स्कूल आ गया हूँ। अरे भैया, जब क्लास चलेगी तब तो स्कूल जाओगे। इसलिए सही समय पे जाएंगे और रेगुलर जाएंगे। दूसरा, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना, बी, यह भी दोस्तों पूर्णतः सत्य है। मतलब आप जिस पाठ्यक्रम को पढ़ा रहे हैं दोस्तों, उसको आप रेगुलर पूरा करेंगे। सी, प्रत्येक बच्चे की क्षमता का आकलन करना दोस्तों। मतलब कि दोस्तों गुरु को सत्य बोलना चाहिए, नहीं कि भाई बच्चा मंदबुद्धि हो करो, नहीं बेटा आप आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी करो। दोस्तों जैसा बच्चा है उसकी क्षमता के अनुसार आप उसको आकलन करो, अभिभावक को सही रिपोर्ट करो। तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, इसका उत्तर है डी फॉर डेनमार्क। सही उत्तर है दोस्तों डी फॉर डेनमार्क। दोस्तों मुझे यकीन है दोस्तों यह प्रैक्टिस दमदार रहेगी, आपको मजा आएगा। क्वेश्चंस लगातार अब कल से दोस्तों फिर से आप बोल रहे थे सर 15-15 को, आप देख रहे हो आपको इस समय सुपर टीटी और सीटीटी दोनों की प्रैक्टिस दे रहा हूँ। तो दोस्तों आपको कल से 15-15 क्वेश्चंस मिलेंगे दोनों के। दोस्तों आप अच्छी तरह जानते हो, मैं आपको लगातार कई लेक्चर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं खुद लिख रहा हूँ दोस्तों। मैं फैक्ट को लगातार इन क्वेश्चंस में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। एक प्रकार से यह आपको भले ही प्रैक्टिस दिख रही है, पर ये पूरी की पूरी नोट्स को कवरेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, और हाँ गाइज, आपको मैं चाहूँगा कि देखिए हमारे जो टाइपिंग के हेड है एक प्रकार से, मैं आकाश ओझा, उनके लिए भी एक बार थैंक्स कहे दोस्तों। ये मैटर आप समझ लो रात में ही टाइप करते हैं, वो पूरी रात टाइपिंग का काम करते रहते हैं। आजकल आपने देखा होगा टेलीग्राम पे लगातार आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, आंसर दिए जा रहे हैं, और आकाश जी लगातार रात में टाइपिंग में बने हुए हैं दोस्तों, लगातार टाइप कर रहे हैं आकाश जी। तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप आकाश जी और उनके साथ प्रवीण जी और आपका आशु भाई, बहुत सारे लोग हैं दोस्तों टाइपिंग डिपार्टमेंट से, कई लोग जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार उनको थैंक्स कहें दोस्तों, जो आपको धुआंधार मैटर टाइप करके भिजवाते हैं दोस्तों। तो चलिए गाइज, विद दिस बिना दोस्तों बात समय बर्बाद किए क्लोज करना चाहूँगा। फिर भी दोस्तों लास्ट में एक बार फिर से रिमाइंड करूँगा, लॉकडाउन का पालन करें दोस्तों, एंजॉय करें, मस्त रहे दोस्तों। विद दिस आई आरपी मिश्रा वुड लाइक टू क्लोज यू गाइज। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइज, थैंक यू।